अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग द कंप्लीट टॉपिक ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, तो इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं हम। स्टार्ट करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि दवाई जब बॉडी में जाएगी, बॉडी में जाके किस तरीके से रिएक्ट करेगी, किस तरीके से एब्जॉर्ब होगी और किस तरीके से एक्सक्रीट होगी। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस यानी कि बॉडी में जाके किस तरह से वो काम करते हैं, इसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या लिखा है इसमें? एडमिनिस्ट्रेशन। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इज डिटरमाइंड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग टू गैस्ट्रिक एसिड एंड बाय द सिवेरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है कि दवाई को किस रास्ते से दिया जाएगा, बॉडी में मुंह के जरिए दिया जाएगा या फिर इंजेक्शन के जरिए दिया जाएगा या फिर किसी और तरह से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात डायरेक्टली इफेक्ट करती है कि जो ड्रग होगा, ड्रग का असर बॉडी में कितना तेज़ होगा। ठीक है, कितना तेज़ होगा और कितने वक्त के लिए होगी, डायरेक्टली इफेक्ट करता है इस बात पे कि ड्रग किस रास्ते से दी गई है। कुछ ड्रग जो कि पेट के एसिड में क्या है, स्टेबल है, यानी कि स्टमक के एसिड में स्टेबल है, उनकी ओरल फॉर्म अवेलेबल होगी, ओरल फॉर्म अवेलेबल होगी, यानी कि उसको टैबलेट या फिर सिरप की शक्ल में देते हैं। और कुछ ड्रग जो कि हमारे पास पेट के एसिड यानी कि स्टमक के एसिड में स्टेबल नहीं है, तो उनकी जो फॉर्म होती है उनको किस फॉर्म में देते हैं, उनको देंगे हम इंजेक्शन की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि IV या फिर IM, क्योंकि मुंह के जरिए देने का फ़ायदा नहीं है। मुंह के जरिए देने तो स्टमक एसिड क्या करें, डिस्ट्रॉय करें। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बीटा लैक्टिन एंटीबायोटिक है, ठीक है, वो पेट के एसिड क्या करें, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, तो उसकी कौन सी अवेलेबल होगी, उसकी इंजेक्शन फॉर्म अवेलेबल होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई बीटा लैक्टिन एंटीबायोटिक पेट में जा रहा है और पेट का एसिड को कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसकी फॉर्म अवेलेबल होगी ओरल। ठीक है, अच्छा, अब बीटा लैक्टिन एंटीबायोटिक का बस क्या है, बीटा लैक्टिन एंटीबायोटिक बहुत बड़ी फैमिली है। ठीक है, जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स आ रहे हैं हमारे पास। पेनिसिलिन क्या है, बीटा लैक्टिन के अंदर आते हैं, यानी कि पेनिसिलिन जितनी भी उनमें क्या है, बीटा लैक्टिन में। ठीक है, जितनी भी सीफालोस्पोरिन है हमारे पास, सीफालोस्पोरिन है, उनमें भी क्या है, बीटा लैक्टिन है। ठीक है, जितनी भी कार्बापिन है, कार्बापिन, इन्हें भी क्या है, बीटा लैक्टिन है। और जितनी मोनोबैक्टम से, इन्हें भी क्या है, बीटा लैक्टिन है। तो यानी कि हमारे पास हर पेनिसिलिन क्या है, बीटा लैक्टिन है, लेकिन हर बीटा लैक्टिन पेनिसिलिन नहीं है, क्योंकि बीटा लैक्टिन की बहुत सारी ग्रुप्स हैं। ठीक है, जिसे यहाँ लिखा हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि ड्रग को देने का तरीका, फॉर एग्जाम्पल आपने ओरली दिया है, ठीक है, यानी कि मुंह के ज़रिए दिया या फिर IV के ज़रिए दिया या फिर IM के ज़रिए दिया, ये डिसाइड करता है कि उस ड्रग का लेवल खून में कितने टाइम तक रहेगा। ठीक है, कितने टाइम तक रहेगा और कितना हाई रहेगा खून में, ये डिसाइड करता है कि आपने किस रास्ते से दिया है ड्रग को। इम्पॉर्टेंट बात, कि अगर इन्फेक्शन माइल्ड है तो जो एंटीबायोटिक की फॉर्म ओरल भी चलेगी, यानी कि मुंह के ज़रिए देना भी काफ़ी होगा। ठीक है, लेकिन अगर इन्फेक्शन सीवर में बहुत शरीर इन्फेक्शन है तो जो फॉर्म देनी पड़ेगी वो इंजेक्शन के ज़रिए होगी, क्योंकि इंजेक्शन के ज़रिए देने से क्या होगा, डायरेक्ट जो असर होगा वो खून में जाएगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट असर होगा खून में और फास्ट तरीके से क्या होगा, काम करेगा, जल्दी से काम करना शुरू कर देगा। इंजेक्शन के ज़रिए देने से फ़ायदा होता है। ठीक है, कि फ़ौरन से काम होगा और जो ज़्यादा मिकदारों की वो खून में जल्दी पहुँच जाएगी। नेक्स्ट रनिंग है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ड्रग को किस रास्ते से देंगे। तो टाइकेरेलिन, पाइपरक्लीन एंड द कॉम्बिनेशंस ऑफ द एम्पिक्लीन विद सॉल्बेक्टम, टाइकेरेलिन विद कैल्विनिक एसिड एंड पाइपरक्लीन विद टाइजोबैक्टम मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरली। तो हमारे पास कुछ पेनिसिलिन टाइप ड्रग, जैसे कि हमारे पास हो गया टाइकरक्लीन, हो गया पाइपरक्लीन, हो गया, ये दोनों क्या होंगी, दोनों मुंह से एब्जॉर्ब नहीं होती। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है, हमारे पास ये ड्रग पेट में गई, पेट में जाके गैस्ट्रिक एसिड यानी कि स्टमक एसिड क्या कर देगा, इनको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। ठीक है, यानी कि स्टमक एसिड में ये स्टेबल नहीं रहती। ठीक है, और अगर थोड़ी बहुत ऑब्जर्व हो भी जाए तो बहुत ही कम मिकदार में क्या होती है, खून में पहुँचती है, बहुत ही कम अमाउंट में। मतलब अगर टैबलेट देंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बहुत ही कम अमाउंट जो कि लेस इफेक्टिव है, उस अमाउंट में क्या होंगी, खून में पहुँचेंगी। ठीक है, इसलिए इन्हें हमेशा क्या करते हैं, इंजेक्शन में देते हैं, या तो IV या फिर IM। IV और IM में क्या फ़र्क है, IV का मतलब है कि ड्रग सीधा कहाँ दिया जाएगा, सीधा ब्रेन में दिया जाएगा। ठीक है, IV यूज़ करते हैं जब ड्रग का इफेक्ट फ़ौरन चाहिए हो और तेज़ चाहिए हो, फ़ौरन चाहिए हो और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट चाहिए हो, तो IV यूज़ करते हैं। ठीक है, और IM भी यूज़ करते हैं, दोनों ड्रग की फॉर्म, यानी इन दोनों को IM की फॉर्म में भी देते हैं। IM का फ़ायदा क्या होता है, IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि इंजेक्शन को देंगे मसल्स में। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जो ड्रग मसल में चला गया एक बार, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, मसल से निकल कर खून में जाएगा। यानी कि IM देने का फ़ायदा ये होता है कि ड्रग का असर काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहता है। ठीक है, लंबे टाइम के लिए रहता है, और जो स्टार्ट होगा ड्रग का असर वो भी थोड़े टाइम बाद होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ड्रग का असर फ़ौरन शुरू होगा और फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कुछ वक्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें धीरे धीरे हमारे पास ड्रग का असर बॉडी को मिलता रहेगा, क्योंकि ये मसल्स में क्या हो गया, जमा हो गया, इंट्रामस्कुलर इसलिए कहते हैं इसको।
अब एक और बात यानी कि वे कॉम्बिनेशन ड्रग की, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पिक्लिन। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये है हमारे पास कि जो एम्पिक्लिन होगी हमारे पास और सल्बेक्टम हो गया, ठीक है, एम्पिक्लिन, सल्बेक्टम और हमारे पास टाइक्रेक्लिन हो गया, और आगे भी लिखा हुआ है कैल्विनिक एसिड हो गया और पाइप्रेक्लिन हो गया, और हमारे पास हो गया टैजोबैक्टम, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? कॉम्बिनेशन का मेन पर्पज़ ये होता है, मेन मकसद ये होता है कि जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम होता है, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम, जो कि ये एबिलिटी रखते हैं कि वो एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का फ़ायदा क्या होगा? ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को क्या करते हैं कि ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करते हैं? नॉर्मली जो एंटीबायोटिक होता है उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, और उसका इफेक्ट ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। जब कॉम्बिनेशन देते हैं, इन सारे ड्रग को कॉम्बिनेशन देंगे तो क्या हो जाएगा? जो एंटीबायोटिक होगी प्रोटेक्ट हो जाएगी, अपना काम सही तरीके से कर पाएगी और मजबूती से कर पाएगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन यानी कि सारे ड्रग क्या हो गए? मिल के बहुत मजबूत हो गई, तो ये बीटा लैक्टेमेज में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दो ड्रग जो हमारे पास थी ये ओरली अवेलेबल नहीं थी, बल्कि इनकी जो फॉर्म अवेलेबल थी वो थी इंजेक्शन फॉर्म अवेलेबल थी, ठीक है। जो एम्पिक्लिन है हमारे पास, इसकी ओरल फॉर्म अवेलेबल है और इसकी इंजेक्शन फॉर्म भी अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया? कॉम्बिनेशन बनाया गया। कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाया कि एम्पिक्लिन का बना सल्बेक्टम के साथ और टाइक्रेक्लिन का बना कैलोवेनिक एसिड के साथ और पाइप्रेक्लिन का बना टाइजोबैक्टम के साथ। इस कॉम्बिनेशन का फ़ायदा क्या हुआ? इस कॉम्बिनेशन का फ़ायदा ये हुआ कि एंटीबायोटिक की ताकत इंक्रीज़ हो गई, यानी कि एंटीबायोटिक की ताकत इंक्रीज़ हो गई बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के खिलाफ। बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जो कि बैक्टीरिया में था और स्नाइड रखता था कि क्या कर सके? ये एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि एंटीबायोटिक क्या हो गया? मजबूत हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हमारे पास जो जैसे कि कॉम्बिनेशन बनाया गया, टाइक्रेक्लिन का बनाया गया हमारे पास कॉम्बिनेशन क्लोरोवेनिक एसिड के साथ, ठीक है। तो ऐसा हो गया कि हमारे पास अब हम इस कॉम्बिनेशन को दे सकते हैं ओरली? बिल्कुल भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो असली फॉर्म है इस कॉम्बिनेशन में वो टाइक्रेक्लिन तो है, ठीक है। तो और टाइक्रेक्लिन क्या होती है हमारे पास? ओरली जस्ट नहीं होती, ठीक है। तो अब भी फ़ायदा नहीं होगा अगर ओरली देंगे, तो इसलिए इसको वो ही देना पड़ेगा, यानी कि वैसे ही देना पड़ेगा, यानी कि इंजेक्शन के ज़रिए ही देना पड़ेगा, आईवी दें या फिर आईएम, ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाने से ड्रग की ताकत बढ़ी है, लेकिन जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन का तरीका था, एब्जॉर्प्शन का तरीका, बॉडी में एब्जॉर्ब होने का तरीका, वो नहीं बदला। जो हो रहा था वैसी अभी वैसी हो गई, यानी कि अब भी अगर जाएगा तो स्टमक एसिड क्या कर देगा? इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। पेनिसिलिन बी, एमॉक्सिक्लिन एंड एमॉक्सिक्लिन कंबाइन विद क्लेवुलेनिक एसिड आर अवेलेबल ओनली एज ओरल प्रिपरेशन। यानी कि जो कुछ पेनिसिलिन ड्रग होती हैं, ठीक है, वो स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन की गई थी कि उनकी ओरल फॉर्म आराम से दी जा सके, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, पेनिसिलिन भी हमारे पास हो गया, अमॉक्सिक्लिन हो गया और हमारे पास अमॉक्सिक्लिन का कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि अमॉक्सिक्लिन को कंबाइन करके देना क्लेवुलेनिक एसिड के साथ, ठीक है। तो ये ओरली फॉर्म अवेलेबल होती है इन तीनों एंटीबायोटिक की, इन तीनों पेनिसिलिन की हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इनकी जो फॉर्मुलेशन है, इनके फॉर्मुलेशन में ख़ास बात ये है कि इनको स्टमक एसिड क्या करेगा? इनको स्टमक एसिड डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि स्टमक में ये स्टेबल रहेगी। नॉर्मल पेनिसिलिन जी जो हमारे पास होती है, यहाँ पेनिसिलिन बी लिखा गया, नॉर्मल जो पेनिसिलिन जी होती है हमारे पास वो स्टमक एसिड में डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि स्टमक एसिड में डिग्रेड हो जाती है, टूट जाती है, इसलिए उसको मुँह के ज़रिए देने से फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जो पेनिसिलिन बी है और अमॉक्सिक्लिन है, ठीक है, इनकी केमिकल स्ट्रक्चर यानी कि साइड चेन हम जानते हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास पेनिसिलिन होती है उसका जो आर लिखा हुआ था साइड पे, यानी कि साइड चेन जो थी वही डिसाइड करती है कि वो किस तरह से इफेक्टिव रहेगी, यानी कि मुंह के ज़रिए देने से इफेक्टिव रहेगी या फिर हमारे पास इंजेक्शन के ज़रिए अवेलेबल होगी, ठीक है। तो वही डिपेंड करता है साइड चेन पे। तो इसकी साइड चेन जो हमारे पास इन दोनों पेनिसिलिन की जो साइड चेन है, पेनिसिलिन बी की और अमॉक्सिक्लिन की, तो वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जो स्टमक का एसिड है वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा, ठीक है, और वो ईजिली यानी कि इफेक्टिव रह रही है, बॉडी में जाके स्टमक एसिड में इफेक्टिव रह रही है, ठीक है। मतलब कि इस एसिड स्टेबिलिटी की वजह से ये ड्रग सिर्फ ओरल फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, ठीक है, और इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए इनकी इंजेक्शन फॉर्म अवेलेबल नहीं होती, ओरल फॉर्म अवेलेबल होती है। इसके बाद देखा गया है अदर्स आर इफेक्टिव बाय ओरल, आईवी और आईएम रूट्स, सी फिगर 31.6। यानी कि हमारे पास पेनिसिलिन बी, अमॉक्सिक्लिन और क्लेवुलेनिक एसिड के अलावा बाकी जितने भी पेनिसिलिन होंगे हमारे पास, जैसे कि पेनिसिलिन जी हो गया हमारे पास, एम्पिक्लिन हो गया, ट्राइक्रेक्लिन हो गया, पाइप्रेक्लिन हो गया, इनकी जो फॉर्म अवेलेबल होगी इनको आईवी देंगे या फिर आईएम देंगे, ठीक है, यानी इनको आईवी या फिर आईएम दोनों तरह से दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ड्रग की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है और इन्फेक्शन की सिवियरिटी पर डिपेंड करती है, यानी कि अगर किसी को इन्फेक्शन शदीद है और फ़ौरन असर चाहिए तो आईवी यूज़ करेंगे इन ड्रग का, लेकिन अगर इंजेक्शन हमारे पास शदीद नहीं है और इतनी जल्दी नहीं है तो आईएम यूज़ करेंगे, वो भी चलेगा, ठीक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ ड्रग बताया ज़रूरी नहीं है कि सारे IV या फिर IM यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं वहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है बहुत ही मशहूर एग्जांपल एम्पिक्लिन। जो एम्पिक्लिन हमारे पास है, एम्पिक्लिन हमारे पास दोनों तरह से दी जा सकती है, ओरली भी और IM भी, ओरली IM IV भी, ठीक है, यानी कि ओरली भी और इंजेक्शन के ज़रिए भी, ठीक है, यानी कि स्टमक एसिड इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा तो हम ओरली दे सकते हैं और हम इंजेक्शन के ज़रिए भी दे सकते हैं इस ड्रग को। मूव करते हैं फिगर की तरफ। फिगर 31.6 स्टेबिलिटी ऑफ द पेंसिलिन्स टू एसिड और द एक्शन ऑफ पेंसिलिन। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो पेंसिलिन की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। एक चीज़ क्या है कि वो स्टमक के एसिड में कितनी स्टेबल रहेगी, स्टमक के एसिड में स्टेबल रहेगी भी या टूट जाएगी, ठीक है। सेकंड चीज़ डिपेंड करती है हमारे पास क्या वो जो पेंसिलिन है, ठीक है, वो बैक्टीरिया के जो एंजाइम होते हैं, बैक्टीरिया में एंजाइम पेंसिलिनेज बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम होते हैं, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होते हैं, ये दोनों सलाहियत रखते हैं कि क्या कर सकें, पेंसिलिन को डिस्ट्रॉय कर सकें। तो क्या पेंसिलिन में इतनी एबिलिटी है उसमें कि वो इन दोनों एंजाइम से बच पाए, ठीक है। फिगर में लिखा हुआ है स्टेबल टू एसिड परमिटिंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये हुआ हमारे पास जो ये वाली पेंसिलिन ड्रग्स हैं, ठीक है, ये पेंसिलिन ड्रग क्या है, ओरली अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि ये स्टमक के एसिड में सेफ है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी लिखी हुई है नेचुरल पेंसिलिन। नेचुरल पेंसिलिन के अंडर आती है पेंसिलिन बी। हमारे पास पेंसिलिन बी जो हमारे पास है ये कुदरती पेंसिलिन है, ठीक है, जो कि पेंसिलिन जी का अपोजिट है, पेंसिलिन जी का अपोजिट। हम जानते हैं पेंसिलिन जी जो होती है हमारे पास वो स्टमक के एसिड में सेफ़ नहीं होती, बल्कि स्टमक के एसिड क्या कर सकता है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है पेंसिलिन जी को। तो पेंसिलिन बी उसका अपोजिट है, यानी कि पेंसिलिन बी स्टमक के एसिड में ईजिली सेफ़ है, स्टमक एसिड में यानी कि ईजिली सेफ़ है, उसको ओरल फॉर्म अवेलेबल होती है। सेकंड कैटेगरी हमारे पास है एंटी सेफाइलोकोकल पेंसिलिन। एंटी सेफाइलोकोकल पेंसिलिन वो पेंसिलिन्स होती हैं जो कि स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन की गई हैं कि वो क्या कर सकें, स्टेफाइलोकोकस एरियस जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है, स्टेफाइलोकोकस एरियस, ठीक है, बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या कर सकें, काम कर सकें। हमारे पास हम जानते हैं स्टेफाइलोकोकस एरियस जो हमारे पास है क्या कर सकते हैं, ये बीटा लैक्टेमेज और पेंसिलिनेज बनाता है, ठीक है। और बीटा लैक्टेमेज और पेंसिलिनेज इनमें क्या ख़ास बात होती है, इनमें ख़ास बात ये होती है कि ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये पेंसिलिन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, यानी उनके बीटा लैक्टेमेज रिंग को डिस्ट्रॉय करके क्या कर देंगे, पेंसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन हमारे पास जैसे कि नॉर्मल पेंसिलिन जी हो गया और एम्पिक्लिन हो गया, ये तो आराम से क्या हो सकते हैं, ये आराम से ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है पेंसिलिनेज और बीटा लैक्टेमेज, ये आराम से इन पेंसिलिन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक नॉर्मल पेंसिलिन जी को और एक एम्पिक्लिन को, लेकिन इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं, ये स्पेशली डिज़ाइन ही इसीलिए किए गए हैं कि क्या कर सकें, स्टेफाइलोकोकस एरियस जो है उसके अगेंस्ट काम कर सकें, यानी कि उसके जो बीटा लैक्टेमेज है और पेंसिलिनेज है उससे बच सकें, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास जो लिखा हुआ है मीथासिलीन जो हमारे पास है, ठीक है, ये इस ग्रुप का पहला स्पेशली डिज़ाइन रखता है, यानी कि पहली बार इसी को बनाया गया था, ठीक है। अब इसको यूज़ नहीं करते, क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये क्या कॉज करता है, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। नेफेसिलिन जो है, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं अगर किसी को बहुत शदीद क्या है, स्टेफाइलोकोकस एरियस का इन्फेक्शन है, शदीद इन्फेक्शन है, सीवर इन्फेक्शन, तो उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसकी जो फॉर्म अवेलेबल होती है हमारे पास वो होती है इंजेक्शन फॉर्म, यानी कि इसको IV या फिर IM के ज़रिए दे सकते हैं। ऑक्सीक्लीन भी नेफेसिलिन की तरह ही है, ठीक है, यानी कि इसको भी IV के ज़रिए देते हैं। डिक्लोसाइक्लिन हमारे पास जो है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, इसको देते हैं ओरली, ठीक है, इसको ओरली देते हैं क्योंकि ये हमारे पास ओरल फॉर्म अवेलेबल है इसके, क्योंकि स्टमक एसिड में सेफ है, ठीक है। अच्छा, ये माइनर स्टेफाइलोकोकस और इसके जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। सिरप में कौन सा यूज़ करेंगे, अगर किसी को बहुत शदीद इन्फेक्शन में ये दो यूज़ करेंगे, अगर किसी को माइल्ड इन्फेक्शन में ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ओरली अवेलेबल है ये है, ठीक है, बाकी जो हमारे पास इंजेक्शन के जरिए अवेलेबल है ये दोनों है, ठीक है, और इसको तो हम यूज़ ही नहीं करते अब, तो इसको हटा दें। हम यहाँ थर्ड कैटेगरी लिखेंगे स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यानी कि अब क्या हो गया, हमारे पास ऐसी एंटीबायोटिक, ऐसी पेंसिलिन आई जिनका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही वाइड है, यानी कि वो दोनों तरह के बैक्टीरिया पे काम कर सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो चाहे बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव हो, तो दोनों तरह के बैक्टीरिया पे काम कर सकती हैं। लेकिन मैं ऊपर देखा था, ऊपर जो हमें ये देखा था एंटीसेफाइलोकोका, ये जो हमारी ये थी पेंसिलिन थी, एंटीबायोटिक थी, ये सिर्फ उस पर काम करती जो कि हमारे पास क्या था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यानी कि जो यानी कि बेसिकली जो स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उस पर ये काम कर रही थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, यानी कि अब ऐसी एंटीबायोटिक, ऐसी पेंसिलिन आई जो कि क्या कर रही है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे इफेक्टिवली काम कर रही है, ठीक है। जैसे पहले एग्जाम्पल लिखी हुई है एम्पिक्लिन और दूसरी लिखी हुई है अमोक्सिक्लिन। तो जो हमारे पास एम्पिक्लिन है
इसको ओरली और आईवी दोनों तरह से दे सकते हैं, ठीक है। जो एमॉक्सिक्लिन है इसको सिर्फ ओरली दे सकते हैं, ठीक है। और एमॉक्सिक्लिन जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ख़ून में जज्ब होती है, यानी कि जितनी हम देंगे तो हम बोल सकते हैं, यानी कि जितनी हम देंगे तो उससे उतनी ही या फिर उससे थोड़ी सी कम क्या होगी, ये खून में जाएगी, यानी कि इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं एमॉक्सिक्लिन को, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ एमॉक्सिक्लिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड और एम्पिक्लिन प्लस सेल्बेक्टम। तो इसका मतलब क्या हो, यानी कि ये कॉम्बिनेशन ड्रग है हमारे पास। देखिए एम्पिक्लिन का कॉम्बिनेशन बनाया गया हमारे पास सेल्बेक्टम के साथ और एमॉक्सिक्लिन का कॉम्बिनेशन बनाया गया क्लेवुलिनिक एसिड के साथ। तो कॉम्बिनेशन बनाने का फ़ायदा क्या होता है, कॉम्बिनेशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये दोनों ड्रग जो हमारे पास लिखी हुई हैं ये दोनों ड्रग यूज़ करते हैं इन्फेक्शंस में, ठीक है। यूज़ करते हैं इन्फेक्शन में, लेकिन ख़तरा होता है इसमें कि बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया बना रहे हैं, बीटा लैक्टेमेज बना रहे हैं और पेनिसिलिनेज बना रहे हैं, तो वो इनके अंदर बीटा लैक्टेम रिंग को डिस्ट्रॉय करके इन दोनों का इफेक्ट ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, इनको मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये क्लेवुलिनिक एसिड और सेल्बेक्टम और टैजोबैक्टम, एक और होती है टैजोबैक्टम, ये तीनों क्या होते हैं, तीनों हमारे पास बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होते हैं, यानी कि इनके ऊपर, इनकी बीटा लैक्टेम रिंग के ऊपर ये हमारे पास जो पेनिसिलिनेज है और बीटा लैक्टेमेज जो कि बैक्टीरिया बना रहे हैं, ये बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम कहते हैं बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। ये हमारे पास पेनिसिलिन है, ठीक है, ये 3 पेनिसिलिन। तो इसलिए क्या करते हैं, इनको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास क्या हो गया, अभी हमारे पास जो पेनिसिलिन थी ये मजबूत हो गई, ये इफेक्टिवली तरीके से काम कर पाएंगी और ये जो हमारे पास बैक्टीरिया बना रहे थे एंजाइम, ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाया गया इनका। अभी जो पहला कॉम्बो लिखा गया है हमारे पास, ये जो कॉम्बो होता है इसका ब्रांड किस ब्रांड नेम से आता है, ये ऑगमेंटिन के नाम से आता है, ऑगमेंटिन, ठीक है। ओरली और आईवी दोनों में अवेलेबल होता है, क्योंकि हमारे पास जो एमॉक्सिक्लिन है ये एसिड स्टेबल है, यानी कि स्टमक का एसिड्स को कुछ नहीं कह रहा। तो ये मुंह के ज़रिए भी दे सकते हैं, यानी कि इसका सिरप भी आते हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, और इसको आईवी के ज़रिए भी दे सकते हैं। अब ब्रांड नेम इसका ऑगमेंटिन क्यों रखा गया है, ऑगमेंटिन का मतलब सिंपली ये होता है कि इंक्रीज़ करना या बढ़ाना, ठीक है। यानी कि जो क्लेवुलिनिक एसिड मिलाया गया इस ड्रग के साथ, ये क्या कर रहा है, इस ड्रग की ताकत को बढ़ा रहा है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर एमॉक्सिक्लिन फेल हो रहा था, सही से काम नहीं कर रहा था, तो ये जब मिला इसके साथ तो ये क्या हो गया, ड्रग ताकतवर हो गया और सही से काम कर पा रहा है। इसके बाद सेकंड जो कॉम्बो लिखा गया है एम्पिक्लिन और सेल्बेक्टम, ठीक है। इसका जो ब्रांड नेम होता है वो ओनासिन होता है, ओनासिन। और इसको सिर्फ आईवी या फिर आईएम के ज़रिए दे सकते हैं, यानी कि इसको सिर्फ इंजेक्शन के ज़रिए दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एसिड स्टेबल नहीं है, ठीक है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम इन सबको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, क्योंकि क्या करती हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करती हैं, इफेक्टिवली काम करती हैं। यानी कि हम इसको ओरल स्टेबल कॉम्बो और इसको पेरेंटल स्टेबल कॉम्बो भी कह सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी है एंटी सीडोमोनाल। एंटी सीडोमोनाल के अंडर 2 ड्रग आ रही हैं, पाइपर किलान और टाइकर किलान। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी लिखा गया है। ये जो ग्रुप है स्पेशली उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनाया गया है, वो बैक्टीरिया जो कि नॉर्मल पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट है, यानी कि नॉर्मल पेनिसिलिन जब उन पे एक्ट कर रहा है तो ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, अपने एंजाइम के ज़रिए उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इस ग्रुप में है वो है सीडोमोनास एरिगोनोसा। सीडोमोनास क्या करता है, सीडोमोनास जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट है, यानी कि बहुत सारे पेनिसिलिन इस पर काम नहीं कर पाते, क्योंकि अपने ये एंजाइम से क्या कर देता है, उन पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सीरियस इन्फेक्शन कॉज करता है, क्या क्या इन्फेक्शन कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, यूआईटी इन्फेक्शन कॉज करता है, और सेप्सिस यानी कि खून का इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। तो अगर किसी को सीडोमोनास का जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड इन्फेक्शन है तो उसमें यूज़ करते हैं, ये जो सेपरेट ड्रग है ये यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो इन्फेक्शन है सीडोमोनास का शदीद हो चुका है, सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसमें ये कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। कॉम्बिनेशन क्या कर देगा, ड्रग की ताकत को बढ़ा देगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो ड्रग हैं सारे, इनको देते हैं ओरली नहीं देते, बल्कि देते हैं इनको आईवी देते हैं, यानी कि इनकी आई फॉर्म अवेलेबल होती है, आईवी यानी कि आईएम या फिर आईवी यानी कि इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। स्टेबल टू पेनिसिलिनेज, इसका मतलब क्या है, पेनिसिलिनेज वो एंजाइम जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है ये एंजाइम पेनिसिलिन पे एक्ट करके पेनिसिलिन की बीटा लैक्टेम रिंग पे एक्ट करके पेनिसिलिन को ख़त्म करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेबल टू पेनिसिलिनेज में अगर हम देखें तो इफेक्टिव जो हम बोल सकते हैं इस बात के लिए वो है हमारे पास एंटी स्टेफाइलोकोकल, ठीक है। ये सारी ड्रग क्या है, स्टेबल टू पेनिसिलिनेज है, ठीक है। इसलिए हमने इनको अलग अलग भी यूज़ किया, देखिए अलग अलग यूज़ किया, इनकी कोई कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंट है, ठीक है, अच्छे से एक्ट कर रही हैं, इफेक्टिवली एक्ट कर रही हैं बैक्टीरिया के ऊपर। लेकिन हमारे पास बाकी जो है ये भी एक्ट कर रही हैं, लेकिन हमारे पास ताकत से नहीं कर रही थी इतना, तो हमने क्या किया, इनकी कॉम्बिनेशन बनाए, ठीक है।
तो सारी हमारे पास स्टेबल टू पेनिसिलिनेज हैं, लेकिन हमारे पास जो स्टेबल है, जो इफेक्टिवली काम कर रही है, वो एंटी स्टाफिलोकोकल, इसलिए ये सेपरेट लिखी गई हैं, ठीक है, और इनकी कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की जानिब, डिपोट फॉर्म। प्रोकाइन पेनिसिलिन जी एंड बेंजाथीन पेनिसिलिन जी आर एडमिनिस्टर्ड IM एंड सर्व एज डिपोट फॉर्म। डिपोट का मतलब होता है कि क्या किया हमने, इंजेक्शन के ज़रिए देके IM रूट फॉलो करके इंट्रामस्कुलर क्या कर दिया, मसल्स में ड्रग को स्टोर कर दिया, इसको कहते हैं डिपोट फॉर्म, ठीक है। बात करें प्रोकाइन पेनिसिलिन जी की और बात करें बेंजाथीन पेनिसिलिन जी की, दोनों को हम किस तरीके से देते हैं, दोनों को हम IM रूट फॉलो करते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर मसल्स में देंगे, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, पर्सन को बार बार इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि एक ही बार जब इंजेक्शन लगा लिया तो क्या हो गया, हमारे पास ये मसल्स में स्टोर हो गया, वहाँ से धीरे धीरे खून में जाती रहेगी, ठीक है, और इस तरीके से काम करती है, यानी कि लंबे टाइम तक काम करेगी, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि इनकी जो काम करने का ड्यूरेशन होगा वो लॉन्ग होगा। बात करें प्रोकाइन पेनिसिलिन जी की, तो तकरीबन ये 1 दिन तक काम करेगी, 1 डे 24 आवर्स काम करेगी, यानी कि मसल से धीरे धीरे खून में जाती रहेगी, तकरीबन 1 दिन में ये काम करती रहेगी, 1 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बेंजाथीन पेनिसिलिन जी की बात करें, तकरीबन 2 to 4 वीक लग सकते हैं इसको ख़त्म होने में, ठीक है, यानी कि इतना ये मसल्स में स्टोर करके धीरे धीरे वहाँ से खून में जाती रहेगी, तकरीबन 2 से 4 हफ्ते तक काम करती रहेगी। आगे लिखा हुआ है, दे आर स्लोली एब्जॉर्ब्ड इनटू द सर्कुलेशन एंड परसिस्ट एट लो लेवल ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। तो हमारे पास डिपोट फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये हर पेनिसिलिन के लिए नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोकाइन पेनिसिलिन जी और बेंजाथीन पेनिसिलिन जी, या फिर इनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से कि प्रोकाइन को कंबाइन किया बेंजाथीन के साथ और इसको यानी कि कंबाइन किया इन दोनों को पेनिसिलिन जी के साथ, ठीक है, यानी कि इसको और फिर इसको कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन और ये दोनों ड्रग सेपरेट, बस यही डिपोट फॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि यही इंट्रामस्कुलर दिए जाएंगे और वहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे पास पेनिसिलिन है वो डिपोट फॉर्म में नहीं आते, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये जो पेनिसिलिन्स हैं, हमने जब इनको इंट्रामस्कुलर दिया तो ये क्या करती है, मसल में जाके स्टोर हो जाएंगे, वहाँ से धीरे धीरे खून में रिलीज़ होगी, यानी कि ये खून में लंबी ड्यूरेशन तक क्या करेंगी, काम करेंगी। खून में लेवल जो रहेगा लो रहेगा, क्योंकि मसल्स में स्टोर है, वहाँ से थोड़ी थोड़ी अमाउंट खून में जा रही है, खून में लेवल लो रहेगा, लेकिन ये लंबे टाइम तक क्या करेंगी, खून में रहेंगी और अपना इफेक्ट करती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है कि परसिस्ट एट लो लेवल, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। एब्सॉर्प्शन, यानी कि जो ड्रग हमने दी वो ड्रग किस तरह से खून में पहुँचेगी, तो उसको कहते हैं एब्सॉर्प्शन, ठीक है। चाहे रास्ता जो भी हो, चाहे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हो, हम जानते हैं ड्रग तभी काम करेगा जब खून में जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कैसे पहुंचा खून में, उसको कहते हैं एब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पेनिसिलिन्स आर इनकम्प्लीटली एब्सॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे रीच द इंटेस्टाइन इन सफिशिएंट अमाउंट टू इफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टिनल फ्लोरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द पेनिसिलिन, यानी कि ज़्यादातर पेनिसिलिन ऐसा करती हैं कि जब हम उनको ओरली लेते हैं, मुंह के ज़रिए लेते हैं, तो इंटेस्टाइन से जब उनको खून में जाना होता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ड्रग इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से खून में जाएगा, ठीक है। जब इंटेस्टाइन में जाती है तो वो बहुत ही, हम बोल सकते हैं ऐसा नहीं होता कि जितनी अमाउंट थी ड्रग के इंटेस्टाइन में सारी ही चली जाएगी खून में, यानी कि हम जाती तो है खून में, लेकिन काफ़ी हद तक नहीं जाती, बल्कि काफ़ी हद तक वो इंटेस्टाइन में ही रह जाती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे एक एक्सेप्शन केस है, एक एक्सेप्शन है अमॉक्सिक्लिन पेनिसिलिन ही है, लेकिन वो बहुत, यानी कि बोल सकते हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा जाएगी खून में और बहुत ही कम रह जाएगी इंटेस्टाइन में, तो एक एक्सेप्शन है। बाकी जितनी पेनिसिलिन हमारे पास हैं वो कहाँ जाती हैं, वो बहुत ही कम, बोल सकते हैं हम खून में जाएंगी, ठीक है, उतना नहीं जाएंगी, जानी चाहिए थी, और काफ़ी हद तक रह जाएंगी इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में रह के क्या करती हैं ये, इंटेस्टाइन में हम जानते हैं कि पेनिसिलिन का मेन टारगेट क्या है कि बैक्टीरिया पे टारगेट है, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारे इंटेस्टाइन में क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया जो कि हमारे हाजमे के निज़ाम में खाने को हजम करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। गुड बैक्टीरिया यानी कि फ्लोरा हमारे पास है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, गुड बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करती हैं। उनका काम क्या होता है कि हेल्प करना, किस में, डाइजेशन में हेल्प करना और वाटर बैलेंस में हेल्प करना, यानी कि पानी के बैलेंस करने में हेल्प करना, ठीक है। अब ये दोनों काम क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, बिकॉज ये क्या कर रही है, जो रह रहे हैं हम लोग, ड्रग रह रहा है इंटेस्टाइन में, वो क्या कर रहा है, इन पे एक्ट कर रहा है, इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा जो निज़ाम हज़म था वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और हमें डायरिया हो सकता है, यानी कि लूज़ मोशन हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनका काम क्या था कि वाटर बैलेंस करना, कि अगर वाटर यहाँ बताया था तो वाटर क्या करे, बॉडी में ही भेजे दोबारा, लेकिन अब यहाँ इसका काम डिस्टर्ब हो गया, तो ये वाटर इंटेस्टाइन में ही रह रहा है, ठीक है। तो हमें क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और हमारा जो डाइजेशन का निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है।
लेकिन हम ये बात बोल सकते हैं कि अमॉक्सिक्लिन जो है, अमॉक्सिक्लिन डायरिया को इतना कॉज नहीं करेगी, ठीक है, ना ही ये डाइजेशन को इतना डिस्टर्ब करेगी। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ही लेस अमाउंट क्या हो रही है, लेस अमाउंट इंटेस्टाइन में रह रही है, बाकी सारी अमाउंट तो खून में जा रही है, ठीक है, यानी कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो हाई होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर पेनिसिलिन, ठीक है। तो हमारे पास अमॉक्सिक्लिन क्या है, एक एक्सेप्शन केस है। आगे लिखा हुआ है हाउएवर अमॉक्सिक्लिन इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्सॉर्ब्ड। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शिगेरा और सल्मोनेला डिराइव्ड एंटिटीज बिकॉज थेराप्यूटिकली इफेक्टिव लेवल्स डू नॉट रीच द ऑर्गेनिज्म इन द इंटेस्टिनल क्रिप्स। यानी कि हमारे पास शिगेरा और सल्मोनेला ये दोनों क्या हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और ये दोनों क्या करते हैं, कॉन्टेमिनेटेड फूड से हमारी बॉडी में आता है। हमने गंदा खाना खाया, सफाई का ख्याल नहीं रखा था, और तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चले जाएंगे, हमारी बॉडी में जाके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने ड्रग ली, अमॉक्सिक्लिन ली, ठीक है, और ये दो बैक्टीरिया बॉडी में गए हुए थे, यानी कि इंटेस्टाइन में थे, ठीक है, तो ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, दोनों बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइन में जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स, ठीक है, गहरे गहरे फोल्ड्स होते हैं क्रिप्ट्स, तो वहाँ पर जाके छुप जाते हैं, ठीक है। तो अमॉक्सिक्लिन हम जानते हैं, अमॉक्सिक्लिन काफ़ी अमाउंट में कहाँ चली जाती है, खून में, बहुत ही लेस रहती है इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अमॉक्सिक्लिन का लेना इस रूप में फ़ायदेमंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटेस्टाइन में रह ही रही, इंटेस्टाइन में ये जो बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया छुपे हुए हैं, ठीक है, इन पर काम करना था, ये चली गई खून में, तो ये वहीं छुपे रहेंगे, ठीक है। तो इस केस में ये ड्रग लेना फ़ायदेमंद नहीं है, यानी कि ये पेनिसिलिन लेना फ़ायदेमंद नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दूसरी पेनिसिलिन यूज़ करेंगे जो कि इन फोल्ड्स में घुसकर, यानी कि इंटेस्टाइन में ही रहे काफ़ी अमाउंट में, तो क्या करेगी वो इन फोल्ड से भी इन बैक्टीरिया को निकाल के उन पर एक्ट करेगी, उनको ख़त्म करेगी। Absorption of all the penicillinase resistant penicillins is derived by food in the stomach because gastric emptying time is length and the drug are destroyed in the acidic environment. लिखा हुआ है पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स, क्या मतलब हुआ? देखिए, हम जानते हैं पेनिसिलिनेस क्या होता है, वो एंजाइम जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और सलाहियत रखता है क्या कर सके, पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर सके। तो अगर हमारे पास एक पेनिसिलिन है, ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस बैक्टीरिया के पेनिसिलिनेस एंजाइम से, तो इसको हम कहेंगे पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट जो पेनिसिलिन है ये खून में अच्छी अमाउंट में पहुँचे ताकि ये क्या कर सकें, इफेक्टिवली अपना काम कर सकें, ठीक है। हम पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन की एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल है, एक हमारे पास एग्जांपल है ऑक्साक्लिन, एक है क्लॉक्साक्लिन, ठीक है, ऑक्साक्लिन और क्लॉक्साक्लिन, ठीक है। हमने इनको स्टमक के ज़रिए दिया, यानी कि मुँह के ज़रिए दिया, स्टमक में पहुँची, ठीक है। तो स्टमक में क्या है, खाना, ठीक है। अगर हमने इनको खाने के बाद दिया, ठीक है, स्टमक में खाना है, ठीक है, तो हमारे पास जब ये स्टमक में गई तो स्टमक में क्या है, रुकावट है, रेजिस्टेंट है, ठीक है, तो काफ़ी हद तक ये क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, स्टमक के एसिड से क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और जब इंटेस्टाइन में पहुँचेंगी तो बहुत ही कम लेस अमाउंट बची हुई होगी जो कि खून में जाएगी, और बाकी इंटेस्टाइन में लगी, हमने बात की, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ही लेस अमाउंट खून में पहुँचेगी, यानी कि इफेक्टिव मिकदार नहीं पहुँचेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो ये जो पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स हैं, ठीक है, तो इनको खाली पेट लेना चाहिए, तकरीबन 1 या 2 घंटा पहले खाने से लेना चाहिए, ठीक है, खाने से 1 या 2 घंटे पहले लेना चाहिए। बाकी जो पेनिसिलिन्स है हमारे पास, ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास पेनिसिलिन की आर साइड चेन होती है, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्टेबल रहेगी स्टमक के एसिड वगैरह में, ठीक है, हम ये बात जानते हैं। तो हमारे पास पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जो है इनको खाली पेट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना क्या कर रहा है, इनके जो इफेक्टिवनेस को कम कर रहा है, ठीक है। बाकी पेनिसिलिन देखें, अगर हम अमॉक्सिक्लिन को देखें, एम्पिक्लिन को देखें, तो अगर इनको खाने के साथ भी लेंगे, फूड के साथ भी लेंगे, तो ये इनका थोड़ा सा बिल्कुल इफेक्ट डिले होगा, यानी कि ये स्टमक के एसिड से बिल्कुल महफूज रहती हैं और जाएंगी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से चले जाएंगे खून में, ठीक है। बहुत ही लेस अमाउंट जो होगी, लेस अमाउंट डिस्ट्रॉय होगी स्टमक के एसिड से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हर पेनिसिलिन की साइड चेन पे, ठीक है। लेकिन इनको खाली पेट लेना चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं, स्टमक का एसिड को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। फिर लेना बेकार होगा, इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा क्योंकि बहुत ही लेस अमाउंट पहुँचेगी खून में। इसीलिए लिखा हुआ है देयरफॉर दे मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड 30 to 60 मिनट बिफोर मील्स और 2 to 3 hours पोस्ट प्रांडियल। अदर पेनिसिलिन्स आर लेस अफेक्टेड बाय फूड। अब यहाँ यही बात लिखी गई, हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कि पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स को तकरीबन क्या करना चाहिए, तकरीबन खाने से पहले देना चाहिए, 30 to 60 मिनट या फिर 1-2 घंटा पहले, ठीक है। या फिर इनको क्या करना चाहिए, खाने के 2-3 घंटे बाद देना चाहिए, जब खाना अच्छी तरीके से हजम हो चुका हो, यानी कि स्टमक में खाना भरा बना हो, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहा है, स्टमक में जब खाना है तो खाना रुकावट डाल रहा है और स्टमक में काफ़ी देर तक रह रहा है ड्रग, तो ड्रग काफ़ी हद तक ज़ाया हो रहा है, ठीक है। तो 2 to 3 hours पोस्ट प्रांडियल का मतलब होता है खाने के 2-3 घंटे बाद देना चाहिए,
पोस्टप्रांडियल खाने के बाद। अदर पेनिसिलिन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय, लेस अफेक्टेड बाय फूड, तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की जाने, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ड्रग का खून से निकलकर बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ में और डिफरेंट ऑर्गन में जाके फैलना, जहाँ उसका इफेक्ट चाहिए तो वहाँ चले जाना ड्रग का। इसके बाद देखा द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक डिस्ट्रीब्यूट वेल थ्रू आउट द बॉडी। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक यानी कि बात हो रही है किसकी, हम जानते हैं बीटा लैक्टम रिंग होती है पेनिसिलिन्स में होती है, बीटा लैक्टम रिंग हमारे पास होती है सिफालोस्पोरिन में होती है, बीटा लैक्टम रिंग हमारे पास कारापेन में होती है, ठीक है। तो हमारे पास इनकी बात हो रही है, ठीक है। तो बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक होती हैं ये आराम से बॉडी में, यानी कि बॉडी में खून में गई, खून में जाके क्या हो जाएंगी, ये आराम से जहाँ जहाँ ऑर्गन, यानी कि काफ़ी हद तक ऑर्गन्स में जाती हैं। जैसे कि हम बात करें किडनी में चली जाएंगी हमारे पास, और लीवर में चली जाएंगी, जहाँ भी इन्फेक्शन होगा वहाँ बैक्टीरिया को ढूंढ के मार देंगी, उसको इफेक्टिवली ख़त्म कर सकती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक क्या होती है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जहाँ जहाँ जाना है इनको चली जाएंगी आराम से ऑर्गन में। All the penicillins cross the placental barrier but none has been shown to be teratogenic। तो हमारे पास तमाम पेनिसिलिन्स में ये सलाहियत है, क्या कर सकती हैं, वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। प्लेसेंटल बैरियर क्या होता है, एक रुकावट होती है जो कि मदर के खून को सेपरेट करता है फीटस के खून से, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। तो तमाम पेनिसिलिन क्या करेंगे, इस बैरियर को क्रॉस करें और फीटस तक पहुँच रही है। लेकिन आज तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिला कि क्या हुआ हो कि पेनिसिलिन के यूज़ करने से टेराटोजेनिक हो। टेराटोजेनिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, टेराटोजेनिक का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी या इफेक्ट क्योंकि फीटस में क्या कॉज करे, फीटस में कोई डिफेक्ट कॉज करे, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम बोलें कि कोई ड्रग हमारे पास टेराटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो क्या करता है, फीटस को नुकसान पहुंचाता है। अगर प्रेगनेंसी में दें, फीटस के ऑर्गन सही तरीके से डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आज तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, यानी कि जो फीटस से बिल्कुल सेफ़ है, उसके ऑर्गन बिल्कुल सेफ़ है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो पेनिसिलिन सेफ़ होते हैं, प्रेगनेंसी में देना बिल्कुल सेफ़ होता है। तो हमारे पास जो पेनिसिलिन्स होती हैं, पेनिसिलिन्स बहुत ही कम जाती हैं बोन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कॉर्ड के एरियाज़ में, ठीक है, बहुत ही कम जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन इन्हीं एरियाज़ में हो, स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में या फिर बोन में हो, ठीक है, तो हमारे पास ये ईज़िली चली जाएंगी, ईज़िली यहाँ पर जाके काम कर सकेंगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब इन्फेक्शन यानी कि इन्फ्लेमेशन है इन एरियाज़ में, क्या है, इन्फ्लेमेशन है, यानी कि खून की वेसल क्या है, ज़्यादा परमेबल हो चुकी है इन एरियाज़ में, परमेबल हो चुकी है, यानी कि ड्रग ईजिली क्रॉस कर लेगा खून की वेसल को, यहाँ चला जाएगा इन एरियाज़ में और क्या कर देगा, इन्फेक्शन को ट्रीट कर देगा, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, यानी कि फ़ायदा होगा और नुकसान उस सूरत में होगा जब हमारे पास हमने ड्रग क्या करती है, ड्रग ज़्यादा अमाउंट दे दी, यानी कि ज़्यादा हो गई ड्रग तो ज़्यादा जाएगी मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, तो क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है, यानी कि बहुत ही रेयर कंडीशन है, अगर डोज ज़्यादा की तो नुकसान होगा वरना फ़ायदा होगा और ये सब इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएंगे, ठीक है। फिगर 31.7 एडमिनिस्ट्रेशन एंड फेट ऑफ पेनिसिलिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या मतलब हो, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि ड्रग को किस रास्ते से दिया गया। तो हम जानते हैं कि पेनिसिलिन का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंजेक्शन के ज़रिए, यानी कि आईवी या फिर आईएम, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हमारे पास फेट। फेट का मतलब होता है कि जो ड्रग है वो ड्रग बॉडी में किस तरीके से सफ़र करेगी और उसका अंजाम क्या होगा, उसको हम कहते हैं फेट, ठीक है। यानी कि हम पेनिसिलिन जी का देख रहे हैं कि दिमाग पर इसका क्या असर होता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग पर इसका क्या असर होता है। तो लिखा हुआ है हमारे पास कि डज नॉट पेनिट्रेट इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अनलेस मेनिंजेस आर इन्फ्लेम्ड। मेनिंजेस का मतलब होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली 3 प्रोटेक्टिव लेयर जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी वगैरह से बचाती हैं, ठीक है। तो अगर मेनिंजेस में इन प्रोटेक्टिव लेयर में कोई इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन है तो ये लेयर क्या हो गई, अब इतनी प्रोटेक्टिव नहीं रही, यानी कि इनकी जो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर था वो भी इतना रेगुलेट नहीं रहा, तो आराम से जो ड्रग होंगी, ये ड्रग पेनिसिलिन जी आराम से पहुँच जाएगी यहाँ पर, अगर इन्फेक्शन है यहाँ पर तो ये आराम से पहुँच जाएगी, उसको ट्रीट कर देगी। मोस्टली अनचेंज ड्रग अपेयर इन यूरिन, यानी कि जो पेनिसिलिन जी है ये बहुत ही कम लीवर में मेटाबोलाइज होती है, यानी कि इसकी बहुत ही कम मेटाबॉलिज्म होती है जो कि मिनिमल है, जिसको निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो पेरेंट ड्रग ली थी आपने वही बिल्कुल बॉडी से निकलेगी, उसका केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके मेटाबोलाइट बने ही नहीं लीवर में, और ये निकलती कहाँ से, किडनी में जाएगी और किडनी से यूरिन के ज़रिए बॉडी से निकल जाएगी। तो अगर किडनी बिल्कुल सही है तो तकरीबन 30 मिनट या फिर आधा घंटा इसकी हाफ लाइफ है, और अगर किडनी सही नहीं है तो टाइम ज़्यादा लग सकता है और ये ज़्यादा खून में काफ़ी देर रहेगी, ठीक है। तो वरना इसका हाफ लाइफ बहुत ही कम है, यानी कि 30 मिनट से 1 आवर इसका हाफ लाइफ है। फिगर 31.8 एनहेंस पेनिट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो पेनिसिलिन है
इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में जाने की अगर हमारे पास क्या होगी, ये इन्फ्लेम होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, यानी कि सूजन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम इस ग्राफ में यही शो किया गया है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन थी, ठीक है। तो जो पेनिसिलिन थी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या हो गई, पहुंच गई और इफेक्टिवली काम किया, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होगी हमारे पास सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, वो फ्लूइड जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हम जानते हैं हमारे पास लेयर्स भी होती है, मेनिंजेस भी होते हैं और सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड भी है जो कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करें। अगर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो क्या होगी, यहाँ पर खून की वेसल क्या होगी, परमेबल हो गई, परमेबल। तो आराम से ये ड्रग क्या हो जाएगा, इन खून की वेसल के ज़रिए यहाँ चला जाएगा इन फ्लूइड में, और जहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह उनको आराम से इफेक्टिवली ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या था, ये रेड लाइन शो करिए कि बैक्टीरिया प्रेजेंट थे हमारे पास सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में, ठीक है। तो आराम से खून की वेसल के ज़रिए पेनिसिलिन चली गई और अपना काम कर दिया, यानी कि बहुत ही हाई अमाउंट गई सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में, ठीक है। और पिंक लाइन ये शो करिए कि हमारे पास स्लो क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है, यानी कि अब क्या हो गए, बैक्टीरिया बहुत ही कम रह गए, तो जो हमारे पास पेनिसिलिन जा रही है वो भी बहुत कम जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन क्या हो रही है, स्लो कम हो रही है, इन्फ्लेमेशन आस्ते आस्ते क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, यानी कि क्रॉस नहीं कर पा रही खून की वेसल को और यहाँ पहुँच नहीं पा रही, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट गई है। अब इसके बाद क्या हुआ, 10th डे, यानी कि अब बिल्कुल हमारे पास ये ख़त्म हो गया, ठीक है। जो हमारे पास मसला था, बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, इन्फ्लेमेशन थी, इस वजह से खून की वेसल परमेबल हो गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अब हर चीज़ सेट हो गई, तो हमारे पास ये पेनिसिलिन क्रॉस नहीं कर पा रहा है इसको, ठीक है। तो पेनिसिलिन की बहुत ही लेस अमाउंट पहुंच रही है यहाँ पर, और ये हमें लाइन ये शो करी है। नोट, during the acute phase of infection, the inflamed meninges are more permeable to the penicillins, resulting in an increased ratio of the amount of the drug in the central nervous system compared to the amount in the serum. एक्यूट फेस ऑफ इन्फेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, बीमारी का शुरू का एक्टिव और केस स्टेज। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्लियरली दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर बुखार है तो बुखार क्लियरली दिखाई देगा इन्फेक्शन की वजह से, और सिम्टम जो भी हैं वो क्लियरली दिखाई देंगे। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, यानी कि अगर मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो उसमें उस वक्त क्या होगा, जब पेनिसिलिन्स होंगी, पेनिसिलिन का जो लेवल होगा यहाँ इस जगह पे हाई होगा, जहाँ पर इसको काम पड़े, यानी कि मेनिंजेस में जाके इसका लेवल हाई होगा, खून में जिसका रेशियो होगा बहुत ही कम होगा, ठीक है। इंक्रीज रेशियो इन द अमाउंट ऑफ द ड्रग इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि यहाँ पर काम करेगा जहाँ इसको काम करें, जहाँ बैक्टीरिया वहाँ जाके काम करेगा, और इसकी बहुत ही लेस अमाउंट कहाँ होगी, सीरम यानी कि खून में होगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास इन्फेक्शन ट्रीट होता रहेगा, इन्फेक्शन ख़त्म हो रहा है, ट्रीट हो रहा है, तो हमारे पास दोबारा से वही हो जाएगा सिस्टम के, यहाँ से जो हमारे पास मेनिंजेस में थी इसकी अमाउंट वो बहुत ही कम होती रहेगी, ठीक है, और खून में ज़्यादा, यानी कि एक वक्त आएगा हमारे पास ये क्रॉस नहीं कर पा रही होगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रही होगी, और हमारे पास नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मली पेनिसिलिन जो होती है, पेनिसिलिन बोन, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन वगैरह को क्रॉस नहीं कर पाती है, ठीक है। यहाँ इनका जो इफेक्ट होता है बहुत ही कम जाती है, बहुत ही कम, लेकिन ये इन्फ्लेम होंगी तो यहाँ पर जाएंगी और काम करेंगी। आगे लिखा हुआ है एज ए इन्फेक्शन अबेट्स, यानी कि जब इन्फेक्शन ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन ख़त्म हो रहा है, इन्फ्लेमेशन सबसाइड्स, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन भी कम हो रही है, एंड परमेबिलिटी बैरियर्स आर री एस्टेब्लिश इन द मेनिंजेस। क्या मतलब हुआ, परमेबिलिटी बैरियर्स यानी कि जो बैरियर थे, ब्लड ब्रेन बैरियर, वो पहले टाइटली स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जब सूजन आई इसमें, तो जो बैरियर था वो ढीला पड़ गया, उसमें खून की वेसल क्या हो गई, परमेबल हो गई। अब हमारे पास सूजन कम हो रही है, इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, तो ये दोबारा क्या हो रहे हैं, दोबारा वैसे ही टाइट हो रहे हैं, और दोबारा पेनिसिलिन क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दोबारा री एस्टेब्लिश हो रहा है मेनिंजेस, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर दोबारा रिस्टेब्लिश हो रहा है मेनिंजेस में। आगे लिखा है पेनिसिलिन लेवल्स इन द प्रोस्टेट आर इनसफिशिएंट टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शन। क्या मतलब, वो पेनिसिलिन की बहुत ही लेस अमाउंट पहुंचती है, जैसे कि हमने पढ़ा, बोन में बहुत कम पहुंचती है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में बहुत कम पहुंचती है, और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में बहुत कम पहुंचती है, लेकिन इन तक पहुंच सकती है अगर हमारे पास क्या हो, इनमें इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो। लेकिन एक एक्सेप्शन है, हमारे पास एक एक्सेप्शन केस है कि अगर किसी प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, तो प्रोस्टेट में वैसे ही कम पहुंच रही है, बहुत ही लेस पहुंचती है, तो अगर इन्फेक्शन है फिर भी यहाँ नहीं पहुंच पाएगी। क्यों, इसका रीज़न ये हमारे पास जो प्रोस्टेट होता है, इसकी भी क्या है, अपनी कुछ ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह मेनिंजेस है, इसकी क्या है, मेनिंजेस है, और इसका जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड बेसिकली अल्कलाइन फ्लूइड होता है, और हमारे पास जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एक वीक एसिड है, ठीक है। तो ये क्रॉस नहीं कर पाती इसको, तो हमारे पास अगर इन्फेक्शन यहाँ पर है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, तो इसको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन बेकार होगी, इसको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन नहीं, बल्कि इसको ट्रीट करने के लिए फ्लोरोक्विनोलिन, ठीक है। तो उसके लिए दूसरी चीज़ें यूज़ करेंगे, बल्कि पेनिसिलिन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, ये क्रॉस ही नहीं कर पा रही इसके ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह जो मेनिंजेस हैं इसको क्रॉस नहीं कर पा रही।
इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है मेटाबॉलिज्म, यानी कि तोड़ फोड़ किस तरीके से होती है पेनिसिलिन की। तो होस्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इज यूजुअली insignificant, but some metabolism of penicillin G has been shown to occur in patient with impaired renal function। यानी कि जो हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, यहाँ स्पेशली बात हो रही है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक यानी कि पेनिसिलिन की बात हो रही है, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो होते हैं हमारे पास, ये हमारी किडनी के ज़रिए, ठीक है, यूरिन से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी में बहुत ही कम होती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म नहीं होती, तोड़फोड़ नहीं होती। वैसे लिए थे केमिकल जो स्ट्रक्चर वैसा था वैसे ही बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक पेनिसिलिन जी है जो कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जी, हमारे पास ये क्या होती है, ये थोड़ी बहुत मेटाबोलाइज होती है लीवर में, ठीक है। तो अगर किसी की किडनी फंक्शन सही नहीं है तो पेनिसिलिन जी उनको देना कंपैरेटिवली सेफ़ होगा, ठीक है। बाकी ड्रग देंगे तो हम जानते हैं सारी जो हमारे पास पेनिसिलिन हैं वो यूरिन से ही निकल रही हैं, ठीक है। लेकिन पेनिसिलिन जी वाहिद है जो कि थोड़ी बहुत लीवर में मेटाबोलाइज होती है। लीवर में क्या होती है, मेटाबोलाइज होगी तो क्या हो जाएगी, फीसिस के जरिए निकल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास वाहिद ये है जिसको कंपैरेटिवली देना सेफ़ है अगर किसी की किडनी सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है एक्सक्रीशन। द प्राइमरी रूट ऑफ एक्सक्रीशन इज थ्रू द ऑर्गेनिक एसिड ट्यूबुलर सेक्रेटरी सिस्टम ऑफ द किडनी एज वेल एज बाय द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एक्सक्रीशन का मतलब कि ड्रग बॉडी से किस तरीके से निकलेगी, ठीक है। तो हमारे पास किडनी में ड्रग आई, अब निकलने के दो तरीके हैं, किडनी से निकलने के दो तरीके। पहला हमारे पास है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा हमारे पास है ट्यूबुलर सेक्रेशन। दोनों ही नेफ्रॉन के जरिए, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। पहले देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। इसमें होता है कि ये खून आया, खून किडनी के फिल्टर सिस्टम में आया, इनके ग्लोमेरुलस बॉम्बिंग कैप्सूल में आया, ठीक है। जब वहाँ से गुजरा तो हमारे पास ये खून है, ठीक है, और ये ग्लोमेरुलस बॉम्बिंग कैप्सूल वगैरह, ठीक है। तो हमारे पास खून में जो ड्रग थी जो अनबाउंड थी, यानी कि जो प्रोटीन से बंधी हुई नहीं थी, फ्री ड्रग थी, वो क्या हो गई, वहाँ से फिल्टर होकर कहाँ चली गई, फिल्टर होकर यहाँ पर चली गई, ठीक है, यानी कि यूरिन में चली गई, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होती है, प्रोसेस पैसिव होता है, यानी कि इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो अगला प्रोसेस हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर सेक्रेशन, इसमें क्या होती है, एनर्जी यूज़ होती है। इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, पैसिव है हमारे पास। दूसरी जो ट्यूबुलर सेक्रेशन, इसमें होता क्या है, ये नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होती है, ठीक है। यहाँ पे किडनी के जो सेल्स हैं वो एक्टिवली क्या करते हैं, एक्टिवली यानी कि एनर्जी का यूज़ करके क्या करेंगे, ड्रग को खून से कहाँ खींच लेंगे, हमारे पास जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, यानी कि नेफ्रॉन में प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, उसमें खींच लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस सिस्टम के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे पेनिसिलिन ऑर्गेनिक एसिड, हम क्यों बोल रहे हैं एसिड इसको, क्योंकि पेनिसिलिन का जो नेचर है वो थोड़ा वीक एसिडिक होते हैं, कि बात करें तो हम बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है पेनिसिलिन, ठीक है। तो हमारे पास इसको क्या कर लेंगे, खींच लेंगे एनर्जी के ज़रिए, एनर्जी का यूज़ करके इसको खींच लेंगे। अच्छा, ये भी अनबाउंड होगी, बाउंड ड्रग को नहीं खींचेंगे, बाउंड ड्रग नहीं, यानी कि जो प्रोटीन के संबंधी है उसको नहीं खींचेंगे, फ्री ड्रग को खींचते हैं। यहाँ भी ये काम कर रहे थे, यहाँ भी ये काम, ठीक है। आगे लिखा है पेशेंट्स विद इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन मस्ट हैव डोजेज रेगमेंट एडजस्ट। क्या मतलब वो मरीज़ जिनका जो किडनी फंक्शन है वो सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, पेनिसिलिन की डोज को कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब किडनी सही से काम नहीं करी तो जो डोज निकल रही है वो बहुत ही, जो हमने डोज ली थी, यानी कि जो पेनिसिलिन ली थी हमने, वो बहुत ही स्लो निकल रही है, यानी कि बॉडी में उनकी अमाउंट काफ़ी टाइम तक रह रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक तो डोज को कम कर देंगे ताकि नुकसान कम से कम हो, क्योंकि काफ़ी देर खून में रह रही है। दूसरा ये करेंगे कि डोज का जो टाइम है, यानी कि एक डोज का टाइम और दूसरे डोज का टाइम, दोनों में फासला रख देंगे काफ़ी। क्यों रखेंगे, क्योंकि काफ़ी देर तक खून में रह रही है पेनिसिलिन, ठीक है। तो इसलिए क्या कर देंगे, डोज एडजस्टमेंट कर देंगे और डोज को लो कर देंगे। इसके बाद देखा, थस द हाफ लाइफ ऑफ पेनिसिलिन जी कैन इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ रीनल डिस्फंक्शन। हम जानते हैं कि पेनिसिलिन जी की जो हाफ लाइफ होती है बहुत ही कम होती है, तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा, ठीक है। लेकिन अगर किसी की किडनी वीक है, तो वही बात, किडनी वीक है तो मतलब क्या हुआ, इसकी हाफ लाइफ बढ़ गई, क्योंकि अब काफ़ी देर तक खून में रहेगी और स्लो निकलेगी, ठीक है। Propanicid inhibit the secretion of penicillin by competing for active tubular secretion by the organic acid transporter and thus can increase blood level। यानी कि जो प्रोबेनिकेड है हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास एक ऐसी दवाई जो कि यूज़ करते हैं हम गॉट के ट्रीटमेंट में, GOUT गॉट। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, तो ये ड्रग क्या करती है, बॉडी से यूरिक एसिड को निकालती है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेनिकेड अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और उसने हमारे पास क्या कर ली, उसने पेनिसिलिन भी ले ली, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये प्रोबेनिकेड और पेनिसिलिन दोनों लड़ेंगी आपस में। किस चीज़ के लिए लड़ेंगी, किडनी में जो हमने बात की थी कि ट्यूबुलर सिक्रेशन हो रही थी, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टर यानी कि एनर्जी का खर्च करके क्या हो रहा था, हमारे पास यूरिन में आ रहा था, ठीक है। तो हमारे पास इसको क्या कर देंगी, इस एक्टिव ट्रांसपोर्टर के लिए दोनों लड़ेंगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास खून में काफ़ी देर तक पेनिसिलिन की अमाउंट रहेगी और यूरिन में नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो अगर क्या करना हो,
डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर अमाउंट इसकी यानी कि इसका खून में लेवल काफ़ी देर के लिए हाई रखना हो तो प्रोबेनिक किट को कॉम्बिनेशन करते हैं प्रोबेनिक किट का इसके साथ, ठीक है, ताकि खून में काफ़ी देर के लिए रहे। क्यों? क्योंकि दोनों लड़ते रहेंगे ट्रांसपोर्टर के ज़रिए, ट्रांसपोर्टर के लिए लड़ते रहेंगे तो यूरिन में इनकी कम अमाउंट आती रहेगी, ठीक है, थोड़ी सी देर बाद बहुत ही कम अमाउंट आएगी, ठीक है, तो इनका खून में रहने का टाइम पीरियड लंबा हो जाएगा। नेफिसिलिन, डिक्लॉक्सिन एंड ऑक्साक्लेन आर एक्सेप्शंस टू द रूल एंड आर नॉट एलिमिनेटेड बाय द किडनीज। क्या मतलब है हमारे पास, हम जानते हैं सारी पेंसिलिन क्या हो रही है, सारी ही पेंसिलिन किडनी के ज़रिए निकल रही है, ठीक है, लेकिन पेंसिलिन जी जो थी हमारे पास वो थोड़ी बहुत लीवर में मेटाबोलाइज हो रही थी, ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ और पेंसिलिन में जैसे कि नेफिसिलिन हो गया, डिक्लॉक्सिन हो गया और ऑक्साक्लेन हो गया, ठीक है, ये किडनी में मेटाबोलाइज नहीं होती बल्कि कहाँ होती हैं, किसके ज़रिए निकलती हैं, लीवर में मेटाबोलाइज होकर तोड़ फोड़ होती है इनकी, फिर ये हमारे पास फीसेस के ज़रिए बॉडी से निकलती हैं, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है हमारे पास। ये 3 ड्रग क्या है बेसिकली, इनकी मेटाबॉलिज्म कहाँ होती है, लीवर में होती है, मेटाबोलाइज होते हैं ये, ठीक है, मेटाबोलाइज होकर फीसेस के ज़रिए निकल जाएंगे, फीसेस के ज़रिए बॉडी से निकल जाएंगे। आगे लिखा हुआ है हमारे पास, द पेंसिलिन्स आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड इनटू द ब्रेस्ट मिल्क। हम ये बात जानते हैं हमारे पास जो ब्रेस्ट मिल्क बनता है वो भी किससे बनता है, वो भी खून से ही बनता है। तो हमारे पास ड्रग कहाँ होती है, खून में। तो ड्रग जो हमारे पास ये पेंसिलिन है, पेंसिलिन ये वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है, आराम से खून से कहाँ से जम करेगी, खून में, खून से जम कर सकती है दूध में, ठीक है, जब दूध में जम करेगी, ब्रेस्ट मिल्क में जम करेगी तो जो बेबी होगा उसको डायरिया हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क पीने से, ठीक है, या फिर दूध का टेस्ट भी चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें पेंसिलिन शामिल हो गई। ड्रग की बहुत ही लेस अमाउंट पहुंचती है खून से ब्रेस्ट मिल्क में, तो जनरली सेफ होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, लेकिन अगर किसी बेबी को डायरिया हो रहा हो और रैशेस वगैरह पड़ रहे हैं तो फिर सही नहीं है, ठीक है, तो फिर पेंसिलिन यूज़ नहीं करेंगे या फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे।